पास पेपर के बाद वाले सफ़े हैं, पता नहीं। सातले को कहते रहा करें, यही तुझको धुन है, रहूं सबसे आला हो, जीनत निराली हो, फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। कुछ भी नहीं है ना भाई, इंसान अच्छा भला होता है, जब बीमार होता है तो उसको पता चलता है। फिर अगर तंदुरुस्ती में ये अल्लाह को याद करता था, तो जब बीमारी में याद करता है तो फरिश्ते कैसे हैं, ये तो बहुत मानूस आवाज़ है, तो हम पहले भी सुनते थे। और जो तंदुरुस्ती में अल्लाह को याद नहीं करता, जब बीमार होता है याद करता है, तो फिर फरिश्ते कहते हैं ये आवाज़ तो नहीं हमने सुनी हुई पहले। तंदुरुस्ती में भी याद करना है। पेज 413। फराज ने सीए कर लिया। खाला रशीदा का बेटा, वो बच्चों में गुल्ली डंडा नहीं खेलता होता था पिछली गली में, एंड एम्प्लॉयड एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ ग्लेडिएटर लिमिटेड। पेज नंबर 413। ही हैज़ रिसेंटली रिटर्न आफ्टर अ लॉन्ग मेडिकल लीव। सुबह वाले सवाल में भी यही मसला था उस बंदे के साथ कोई। ही हैज़ रिसेंटली रिटर्न आफ्टर अ लॉन्ग मेडिकल लीव। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्तर मर्ग से वापस आया और अल्लाह ने इसको नई ज़िंदगी दी। He has provided you and has been provided with a draft financial statement of GL for the year ended 30 जून 2017। और पिछले सवाल में 30 जून 19 की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के उससे तैयार थी, इसको 30 जून 17 की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिली हैं। फॉलोइंग फिगर्स आर रिफ्लेक्टेड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट आ रहा है, एसेट्स आ, ये डर नहीं लगता है इस क्लास में आप लोगों को, थोड़ा थोड़ी लाइट मान। एसेट्स आ रहे हैं, लाइबिलिटीज आ रही हैं। वाइल रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करते हुए ही नोटेड द फॉलोइंग। साल के आखिरी दिन डिसमेंटलिंग रिवाइज हुई थी, जो 30 से 40 मिलियन पे गई है। फर्दर फेयर वैल्यू भी रीअसेस हो गई है, 112 मिलियन पे चली गई है। नेट ऑफ डिसमेंटलिंग, नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी एंड रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट। तो ये दोनों एंट्रीज नहीं हुई। तो ऐसा कभी भी सिनेरियो आ जाए तो आप लोग लिख लें, फर्स्ट नंबर पे आपने प्रोविजन रिवाइज करनी है, और सेकेंडली आपने रीवैल्यू करना है। तो रीवैल्यू आपने बाद में करना है। इसके पीछे अगर लॉजिक सुननी है तो लॉजिक ये है, असल में वो प्रोविजन वाली फिगर रीवैल्यूड अमाउंट में ऐड करनी होती है ना, तो इसलिए पहले प्रोविजन रिवाइज कर लेना बेहतर है, वरना फिर वो फिगर्स के गलत होने का चांस है। तो रटा मार लें, जो मर्जी कर लें, बस प्रोविजन पहले पेपर में रिवाइज करनी है, रीवैल्यू बाद में करना है। खड्डा रोड़ा इकट्ठा आ जाए तो पहले प्रोविजन रिवाइज करें और फिर रीवैल्यू करें। ओके, प्रोविजन रिवाइज करेंगे हम रेड मार्कर से, और ये हम रेड मार्कर से करेंगे, और ये हम ब्लू मार्कर से करेंगे। नो काउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसमेंटलिंग लायबिलिटी एंड रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट। चलो अब प्लांट की कहानी भी सुना दो हमें तुम, कि प्लांट की कहानी क्या है। प्लांट की कहानी कुछ ऐसे है कि प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। प्लांट की यूजफुल लाइफ जो है 5 साल है। जब ये खरीदा गया था 1 जुलाई 15 को, 2 साल पहले। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड उसका सरप्लस इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर 135.4। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट and revaluation surplus included in financial statements are 135.4 after depreciation for the year, and revaluation surplus is 33.15 after transferring incremental depreciation for the year। तो इससे एक बात हमें पता चली कि इस साल की डेप्रीसिएशन भी रिकॉर्ड हो चुकी है
और इस साल सरप्लस भी रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट हो चुका, क्योंकि शायद पिछले भी किसी साल में रिवैल्यू किया हो हमने, तो कई सालों से हम रिवैल्यू करते आ रहे हैं, तो ये हमें बातें पता चली। अब 30/17 को 2 काम होने थे, वो काम नहीं हो सके। अब आप मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बता दें, हम क्या करेंगे। व्हाट विल बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट? जी बताएं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? पहले 30/17 तक पहुंचे, फिर आगे ये 2 एंट्रीज करें। अल्लाह का शुक्र है 30/17 तक उसने हमें पहुंचा दिया है। यहां पर इस सवाल में 2 एंट्रीज नहीं हुई और ये दोनों एट 30 जून 17 ये एस्टीमेट में चेंज आई है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे साल में कोई गलत एंट्री नहीं हो गई, बस डेप्रिसिएशन वगैरह की एंट्रीज हो चुकी हैं और अब हमने रोड़े और खड्डे की एंट्री करनी है। पिछली क्लास में थोड़ा टफ सवाल था, क्योंकि पिछली क्लास में साल के शुरू में एस्टीमेट रिवाइज हुआ था और रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो डेप्रिसिएशन भी गलत निकल चुकी थी। इस सवाल में एट 30 जून 17 ये दोनों चीजें रिवाइज हो रही हैं। इसका मतलब है जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी निकल चुकी है, सवाल ने दी नहीं हमें, वो सही होगी। तो इसलिए यकम जुलाई 15 को हमने एसेट खरीदा है, कॉस्ट वगैरह का डेटा अवेलेबल नहीं है। 30/17 का डेटा अवेलेबल है। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही ना 30/17 वाली, इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर 135 पॉइंट। अल्लाह का शुक्र है इस साल की डेप्रिसिएशन यहां रिकॉर्ड हो चुकी है, डेप्रिसिएशन वगैरह रिकॉर्ड हो चुकी है। एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस वाज 3 पॉइंट। यहां कुछ रिटेन्ड अर्निंग में भी शिफ्ट हो गया होगा। अच्छा, एक चीज उसने हमें नहीं दी कि 30/17 पर प्रोविजन का बैलेंस कितना था, तो ये फिर हम निकाल लेते हैं। कितने लोग कह रहे हैं 30 पे निकालें और कितने कह रहे हैं 40 पे निकालें? 30 पे निकालें या 40 पे निकालें? अभी तो मैंने रेड या ब्लू मार्कर पकड़ा ही नहीं, अभी तो इसको किस पे निकालें? क्योंकि 30/17 पे पहले पहुंचना है, पहुंच के आगे चलना है ना। तो पुराना एस्टीमेट क्या है? 30 इंटू 08, मैंने छुपाया हुआ, आपको नजर आ रहा है डिस्काउंटेड अपनी किताब में। अब थोड़ा सा जरा तसल्ली से सोचें, टोटल लाइफ कितनी है? कितने साल हो गए? 2। रह कितने गए? 3 रेज टू पावर माइनस, हाँ जी। चलें, अब आप पहले प्रोविजन रिवाइज कर दें, फिर रिवैल्यू कर दें, सवाल खत्म कर लें। पहले प्रोविजन रिवाइज कर लें, फिर रिवैल्यू कर लें। वाई थिंग्स आर सो इजी। अब सुबह वाली क्लास की बनिस्बत अभी असल में 2 एंट्रीज उसने भूला है, लेकिन दोनों एंट्रीज कब भूला है? दोनों एंट्रीज कब भूला है? ईयर एंड पे। और पिछली क्लास में एंट्री भूला था, लेकिन कब भूला था? जब साल के शुरू में भूला था, तो फिर डेफिशिएंसी वगैरह भी गलत हो चुकी हुई थी। आपको डेफिशिएंसी वगैरह गलत नहीं हुई, आप बस एक मसला है ईयर एंड पे एंट्रीज भूला है। अच्छा, जो लोग लेट आए हैं, मैंने कहा अगर सेम डेट पे एस्टीमेट चेंज हो और सेम डेट पे रिवैल्यू हो, तो पहले प्रोविजन को रिवाइज करें, बाद में फिर रिवैल्यू करें।
यानी पहले ब्लू मार्कर सॉरी पहले रेड मार्कर यूज कर लें प्रोविजन रिवाइज करने के लिए, फिर ब्लू मार्कर। फर्स्टली प्रोविजन रिवाइज, सेकेंडली रिवैल्यू। चलें जी, नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर डिसमेंटलिंग एंड फॉर रीवैल्यूएशन। पहले क्या करें, रेड मार्कर पकड़ें, पहले क्या करें 30/17 क्या लिखूं, रिवाइज्ड कैरिंग, किधर से चलना है आप बताएं, इधर से चलना है ना, प्रोविजन से चलना है, फिर जब रीवैल्यू होगा तो उधर से चलेंगे। जी माय डियर, -3 अच्छा खुशी है या गम में? अच्छा वैसे ना रिवैल्यूएशन मॉडल में गम को P&L में डालना होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा करें कि पहले से खुशी है तो खुशी को खाएं और फिर गम को रिकॉर्ड करें। नहीं ज़्यादा हो जाएगा 23.5, 4.85 क्या लिखें यहाँ पे, चेंज इन एस्टीमेट। अब रिवैल्यू कर दें ब्लू मार्कर से। ओए 112 इज नेट ऑफ डिसमेंटलिंग, जी +30, ये फायदा होता है पहले प्रोविजन निकालने का। अब उधर से चलना है, अब उधर से चलना है। अच्छा देख लें, पता नहीं खुशी आ रही है गम, खुशी आ रही है, 8 की जान ले लो। खुशी को वैसे कहाँ डालते हैं, OCI में डालते हैं इस मॉडल में, लेकिन अगर पहले से तो गम को क्या करें और फिर कितना तो नहीं इसी तरह कर लिया था पहले ही जी, गुड। छोड़ें ये सवाल, अब सवाल होते रहते हैं। मुझे बताएं कि ये पता कैसे चलेगा कि ये सारा करना है। फराज इज CA, ही हैज़, जो लोग लेट आए थे वो स्पेशली, ही हैज़ रिटर्न आफ्टर लॉन्ग मेडिकल लीव, और उसने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 जून 2017 की उसे प्रोवाइड कर दी है किसी ने आके, बेटा ये लो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है। फॉलोइंग फिगर्स आर रिफ्लेक्टेड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और
वाइल रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने ये नोट किया कि 30/17 को सनी साल के आखिरी दिन एट लिखा हुआ ना, ये एट सवाल में मेन चीज थी बस। जैसे पिछले सवाल में एट स्टार्ट ऑफ 19 लिखा हुआ था, एट 30/17 डिसमेंटलिंग वाज रिवाइज्ड एंड फेयर वैल्यू वाज कैलकुलेटेड, हाउएवर नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर बोथ। तो फिर सवाल ने आगे क्लियरली बता दिया कि कैरिंग वैल्यूज मैं आपको दे देता हूं, कॉस्ट में नहीं दे रहा इस सवाल में, कहता है खेलूंगा आप खुद से, कॉस्ट नहीं दे रहा मैं, कहता है कैरिंग वैल्यूज वगैरह दे देता हूं और वो डिडक्शन के बाद हैं, वो ठीक है, फिर डिडक्शन निकली भी है इस साल की, और इस साल की जो है वो सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में भी शिफ्ट हुआ हुआ है। अब एंट्रीज, अब ओरिजिनल रॉन्ग के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उसने डेप्रिसिएशन की एंट्रीज कर ली हुई हैं, उसने 2 एंट्रीज की होंगी, डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन क्रेडिट, बल्कि उसने ये भी एक एंट्री की होगी, उसने 3 एंट्रीज की होंगी, डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट और इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। ये 3 एंट्री के डेप्शन इंटरेस्ट बहने हैं ना, वो तो एंट्रीज इकट्ठी हुई होंगी, उसने ये 3 एंट्रीज कर ली होंगी, लेकिन वो एंट्रीज में रिवर्स वर्किंग करके भी नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे एसेट की कॉस्ट वगैरह और लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट अवेलेबल नहीं है। ये 3 एंट्री उसने कर ली होंगी, मैंने 2 करनी है बस, मैं आप 2 एंट्रीज कर लेता हूं। पहली एंट्री नहीं, अकोमोडेशन को कैसे एसेट अकाउंट में शिफ्ट करूं, नीले वाले में मैं नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है, तो बस पहली एंट्री तो पहले करें। मजदूरों ने ज्यादा पैसे मांग लिए, तो पहले खुशी खत्म करें और फिर दूसरी एंट्री, एसेट महंगा हो गया, एसेट डेबिट सरप्लस इन $4.85। अच्छा, पिछली क्लास में सवाल था चेंज बताएं, इस पिछली क्लास में सवाल था चेंज बताएं, इस क्लास में सवाल है कि रिवाइज्ड फिगर्स निकालें। अगर इस सवाल में भी चेंज पूछता तो चेंज ऐसे थी, इसमें तो कुछ है ही नहीं पंगा, इंक्रीज प्रोविजन बाय 8, इंक्रीज एसेट बाय 8.4, इंक्रीज एक्सपेंसेस बाय 0, इंक्रीज एक्सपेंसेस बाय 0 एंड इंक्रीज रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय 0. तो ये चेंज थी, लेकिन चेंज नहीं पूछ रहा इस सवाल में, ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं। असल में ये ओरिजिनल में दोनों होनी थी, नहीं हुई, ये एज इट इज रेक्टिफाइंग है। वो रिवाइज पता नहीं रिक्वायरमेंट छुपी हुई है नीचे, वो रिवाइज्ड फिगर्स मांग रहा है, गलत फिगर्स देके, प्रॉफिट एसेट्स और लायबिलिटीज। सवाल में बता दें कितनी फिगर्स हैं, प्रॉफिट एसेट्स और 90, चलो ये लो। अच्छा, तो P&L में चेंज पूछी है, OCA में तो चेंज पूछी नहीं, इसको तो छोड़ें। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गई हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सरप्लस को छोड़ें। फिर चेंज इन सरप्लस नहीं पूछा, P&L होता है पैट से ऊपर ऊपर, OCA होता है उसके बाद, OCA की तो चेंज पूछी नहीं, मैं क्या करूं, अब नहीं पूछी उसने। P&L में चेंज कर देते हैं, P&L तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो P&L में नो चेंज, प्रोविजन बस, तो रिवाइज फिगर्स पेपर में ऐसा लिखना होता है, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड फिगर्स। ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है। सरप्लस सरप्लस से कटा नहीं, सरप्लस सरप्लस से कटा नहीं माय डियर,
सरप्लस की चेंज मांगी नहीं थी, पी एंड एल से कट गया और एसेट और प्रोविजन को शो कर दें। जी मिल गया, पिक्चर लेनी है। ओके सवाल एक दो दोबारा पढ़ लें, सवाल एक दो दोबारा पढ़ लें। सवाल ही समझ ना आया तो जवाब की प्लानिंग कैसे होगी? ओके पिछली क्लास में कौन सा सवाल कर रहे थे? सेवनटीन। तो अब हम लिखेंगे 17 का पार्ट बी। आपको इस तरह आएगा लिखा हुआ 17 का बी, पेज नंबर लिखा हुआ आएगा 388। अच्छा भाई, छोटे ने क्या गलती पकड़ी है? छोटे ने यह गलती पकड़ी है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि प्रोविजन का एस्टीमेट रिवाइज हो गया है। अब अगर आप प्रोविजन का एस्टीमेट रिवाइज नहीं करते तो यूजर्स को धोखा दे रहे हैं। यूजर्स बेचारे समझ रहे होंगे कि 50 देने हैं, हकीकत में आपने 88 देना है। और 88 की वजह से आपने देखा था पिछली क्लास में डेप्सियन भी बढ़ गई थी, इंटरेस्ट भी बढ़ गया था और हमारे प्रॉफिट अच्छे खासे कम हो गए थे, बल्कि मेरे ख्याल से डिक्रीज इन प्रॉफिट हमने किया था। इस सवाल में चेंज पूछी थी क्योंकि गलत प्रॉफिट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं दिए हुए थे। अब इतना सा बस एथिक्स का सवाल है, ये जो मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं। Atif discussed the matter with Jamal, who advised him to finalize the financial statements without revising the decommissioning cost. अब गलत काम करने को कह क्यों रहा है ये देख लेते हैं। कोई बैंक लोन लेना है, क्या करना है, मसला क्या है? बिकॉज इससे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, वो हमने चेक करके भी देख लिए कम हो रहे थे, क्योंकि जब डीकमिशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज होता है तो डेप्सियन और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इफ रिवाइज कॉस्ट वुड बी टेकन इनटू अकाउंट तो प्रॉफिट्स वुड बी रिड्यूस। अब ये क्या बात हुई? क्या क्या कहते हैं कि सही वाली अकाउंटिंग क्यों ना करो? क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अब बता दें बॉस एम्प्लॉय को क्या करने को कह रहा है। एडवाइज्ड हिम टू फाइनलाइज द, अब ये वही मशहूर जमाना दो एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो एडजस्टमेंट होती है जिसमें बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहा है। तो एक्सप्लेन हाउ जमाल मे बी इन द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल। इसमें हम तीन बातें आपको लिख के आते हैं। केस में इंटेग्रिटी नहीं है, इसीलिए ये गलत काम करने को कह रहे हैं। दूसरा, न्यूट्रल नहीं रह रहा, इसका मतलब मकसद है प्रॉफिट बढ़ाना। और तीसरा हम इसके अंदर लिख के आते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर, ये ऐसा काम करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर दबा आएगा। आई के अपने सोल्यूशन में शायद पता नहीं एक नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसूली तौर पे अब हमेशा अगर आई के ये तीनों लिखते हैं तो तीनों ही लिखने चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर,
पेज नंबर 380। पता नहीं ये कौन सा पास्ट पेपर है। अच्छा जी, क्वेश्चन 3। पढ़ लें। कैलकुलेटर पे मुझे बता दें प्रोविजन कितनी बनानी है। हाथ खड़ा करके जल्दी से बता दें। हाथ खड़ा करें भाई, पहले 2 पैरास पढ़ के जल्दी से बताएं। वेल डन, आगे चलें। रिसीवेबल बुक करना है या नहीं करना, और करना है तो कितना करना है। जी एक्सेलेंट, 9 का। वेल डन, बस ठीक है। अच्छा, अब ये सोचा करें, ये भी तो इसी प्रोसेस से लोग गुजर रहे हैं जो बता रहे हैं, तो कहाँ पे डेफिशिएंसी है, क्या है भाई। आप थोड़ा सा शेयर करो मेरे साथ। आप क्या करते हो घर में जाके, ज़रा कोई पढ़ लेते हो एक दफ़ा सारी एडजस्टमेंट्स को जो आपने इतनी जल्दी जल्दी बताया। हाँ, अच्छे तरीके से पढ़ते हो घर में जाके। यार तो तुझे लाज ही रख लिया कर, चलो सच बोला है तूने, ठीक है। नहीं पढ़ने वालों का ये हाल है तो पढ़ने वालों का क्या होगा। अच्छा, वैसे ना ये कोई इतना ज़रूरी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर हम किसी को ख़त लिख के भेज दें या ईमेल कर दें या वॉइस नोट भेज दें या किसी को किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर दें कि तुम्हें पैसे देना कंफर्म है, तो 100% कंफर्म पेमेंट, जैसे इस सवाल में हमने ईमेल की है, 100% कंफर्म पेमेंट है, तो उसके लिए आप पेएबल का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं जो प्रोविजन का बाप है, क्योंकि इसकी फिर टाइमिंग और अमाउंट सर्टन हो जाती है, अनसर्टन नहीं रहती। तो इसके लिए आप पेएबल का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। ये एक चौथी कैटेगरी अगर कोई बनाना चाहे तो ये कोई बन सकती है, लेकिन अक्सर आई कैप इसको प्रोविजन में ही डाल देता है। खैर है, तो अगर आप खुद किसी को कह दें मैंने इतने देने हैं, उधर तो लेने को वर्चुअली सर्टन कहते थे ना, तो इधर इसको प्रोविजन की बजाय पेएबल कह दें, क्योंकि प्रोविजन एक अनसर्टन अमाउंट है और ये अमाउंट सर्टन हो गई है, क्योंकि सवाल में देखिए हमने ईमेल करके कह दिया कि इतने पैसे तुम्हें दे देने हैं। हंड्रेड परसेंट कंफर्म कब होगी, कम्युनिकेटेड बाय अस। हम अगले को कह दें यार मैं इतने दे देता हूं, चलो बात खत्म करो, कम्युनिकेटेड बाय अस। अगर हम अगले को कम्युनिकेट कर दें ओके, इन अक्टूबर 18 हमारा साल खत्म होने से, हमारा साल ही गायब है, ईयर एंड नीचे हमारा साल खत्म होने से 2 महीने पहले
हमारे एक कस्टमर ने हमारे खिलाफ 18 मिलियन का केस कर दिया है क्योंकि हमने उसे घटिया क्वालिटी के सर्जिकल इक्विपमेंट्स बेचे हैं। हमारा कारोबार क्या है? वी डील इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हम मेडिसिन बेचते हैं और सर्जिकल इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हैं। वॉज सूड फॉर 18, तो अगले ने मांगा कितना? 18। बाय द एंड ऑफ ईयर वी कम्युनिकेटेड टू कस्टमर वाया ईमेल टू पे 5। तो पेएबल कर लें, प्रोविजन कर लें, जो भी इसका नाम रख लें। 5 तो हमने मान लिया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? 18 माइनस 5 13। 13 के बारे में आप थोड़ा इख्तलाफ है कि 13 देने या नहीं देने। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्लेम 13, ओएल लॉयर कहते हैं कि 70% चांस है कि 6 देने पड़ेंगे, 13 तो नहीं देने पड़ेंगे, और 30% चांस है कि 4 देने पड़ेंगे। अब ये परसेंटेजेस केस हारने जीतने वाली हैं या ये परसेंटेजेस अमाउंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं? तो आप बता दें, ऐसी सूरत में मैंने कहा था 70% इंटू 6 जमा 4 इंटू 30% करें या मोस्ट लाइकली उठा लें? तो प्रोविजन कितने की बना लें? 6 की। तो जिन्होंने 11 बोला था ठीक है, किसी हद तक एक्सेप्टेबल है। बस ओवरऑल, अच्छा ओवरऑल इसको लाइबिलिटी ही कहते हैं। बस ये ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन है, और ये ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी टाइमिंग और अमाउंट सर्टन है, बट हैं दोनों लाइबिलिटीज ही। बाकी देख लेता हूं मैं भी सोल्यूशन में जाके। अभी मेरे ख्याल से बाकी कितना रह गया? ओहो हो, इसको काट देना है फिर। वो मैंने बाद में कहा था, ये 4 कंफ्यूज करता है बच्चों को। 6 या 4 में से 6 उठा लिया, अब 4 की कोई बात ना कीजिएगा। 18 में से कितने दे देंगे? 5। कितने शायद देने पड़ जाएं जिसका ज्यादा चांस है? कितने कम चांस है देने का? 7 की कॉन्टिंजेंट। और मैंने यहां तक भी आपको इजाजत दे दी कि इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ इट इज पॉसिबल टू बी पेड देन अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बी डिस्क्लोज, एंड इफ देयर इज नो चांस ऑफ पेमेंट देन इट विल नॉट बी डिस्क्लोज एंड नॉट बी अकाउंटेड फॉर। इस साइड की तो उसने बात ही नहीं की आई कि अपने तो दोनों साइड पे लेके जा सकते हैं। ओके, ये तो हो गई इधर। अब मुझे बता दें एंट्री क्या बनी? एक्सपेंस डेबिट। इस तरह करनी है तो इस तरह कर लें, ये एंट्री बन गई। इसके अगेंस्ट हमने क्या बुक करनी है? वेयर एनी एक्सपेंडिचर relating to provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement will be recorded up to the extent of 11 इधर 6 ना कहिएगा आप यार, 11 पूरे 11 के अगेंस्ट उससे पैसे लेने हैं ना। then receivable shall be recorded up to the extent of 11. This payable shall be recorded as separately and asset shall be recorded as separately in balance sheet. However, in SOCI this expense may be shown net of amount receivable and reimbursement will be recorded up to the extent of provision अब ये दोनों मिला के ही हैं बस। OL lodged a claim with supplier. The supplier principally accepted the claim to the extent of 9 million. तो अब बताएं वर्चुअली सर्टन कितने? 9 million. OL is still negotiating. It is high chance that we will recover a 3. High chance that we will recover a 3. High chance. This contingent asset कितना? 3। लेकिन इसके बिल मुकाबले अब एंट्री क्या होगी? रिसीवेबल डेबिट कितने से? 9 से। तो ये तो सिनेरियो है और ये उसकी जर्नल एंट्री है। अच्छा, हमने किसके खिलाफ केस कर दिया है? कस्टमर ने हमारे खिलाफ किया, हमने सप्लायर के खिलाफ। ओएल कौन है? हम। इधर हमारा और इधर हमारा सप्लायर।
ओके, लिखें, we have communicated that we will pay rupees 5 million, so a payable of rupees 5 million will be recognized. नहीं IAS 10 तो इसमें कहीं नहीं लगेगा। कोई अगले साल की डेट डली हुई है? मुझे तो नहीं नजर आ रही भाई। IAS 10 जरूर लगाया करेंगे इंशाल्लाह हम। IAS 10 में पता है कब लगाता? इधर देखें, इधर देखें, OL lodged, इधर OL lodged a claim with supplier in जनवरी 2018। फिर मैं IAS 10 लगा के कहता, मैं कहता ये वही वाला फड्डा चल रहा है, इसलिए ये एडजस्टिंग इवेंट है। IAS 10 सिर्फ तब लगाना है जब डेट हमारे साल से आगे की कोई लिखी हो। तो हमारे साल से आगे की डेट ही नहीं लिखी हुई, तो फिर IAS 10 लगाने की जरूरत ही नहीं है। IAS 10 जरूर लगाया करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं जी। We have communicated that we will pay rupees 5 million, so a payable will be recognized in year ended 2018। Regarding remaining claim, there is a present obligation अब मैं ये सारा लिखवा रहा हूं आपको। रिगार्डिंग रिमेनिंग क्लेम देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, that is supply of substandard surgical equipment। यहां पे ये वाली अंग्रेजी हम लिख सकते हैं, ₹6 फॉर पेंडिंग क्लेम बाय कस्टमर इज मोस्ट लाइकली। यहां पे ये मोस्ट लाइकली वाला लफ्ज हम लिख सकते हैं, ₹6 फॉर पेंडिंग क्लेम, पेंडिंग ये बच गया, ₹6 फॉर पेंडिंग क्लेम by customer is most likely that we will pay, is most likely, ये how to write down वाला सब है, page 348, is most likely that we will pay as advised by lawyer लिख दें, ठीक है, छिकें कहानी को लंबा, as advised by lawyer, therefore provision should be recognized for ₹6 million। अब अगर आप छोटी सी लाइन डाल आए, 18 - 6 - 5 कितना, 7, for ₹7 million if it is possible that it will be paid। अगर पॉसिबल है, सवाल ने तो नहीं बताया, प्रोबेबल तो 6 है ना। अच्छा, पेएबल कितने, 5, प्रोबेबल, टोटल तो पॉसिबल, लेकिन 7 के बारे में उसने बताया नहीं है, पॉसिबल है, खैर है, लिख दें रिगार्डिंग रिमेनिंग 7, और 7 इस तरह निकाल के आइएगा पेपर में, इफ इट इज पॉसिबल टू बी पेड देना contingent liability will be disclosed giving brief nature of event and estimate of nature, then a contingent liability will be disclosed। ओके,
अच्छा जी, आगे वर्चुअली सर्टन वाला लिख के आए। क्लेम ऑफ ₹9 is accepted by supplier so it will be taken as virtually certain. So it will be taken as virtually certain. अच्छा, इस अगली लाइन लिख दें, लेकिन अगली लाइन में ज़रा ध्यान रखिएगा लिखते हुए कि अगली लाइन में रिकॉर्ड उतना करना है जितनी प्रोविजन है। अब प्रोविजन प्लीज़ 6 नहीं है, प्रोविजन 6 जमा 5 11 ही है। प्रोविजन मीन्स ओवरऑल लाइबिलिटी, ओवरऑल लाइबिलिटी तो हमारे ऊपर 11 की है ना, तो इसमें यह ध्यान रखिएगा कि 9 11 से ज़्यादा ना हो। तो अगर आपने अब असल में ना रीइंबर्समेंट भी साथ आ रही है, तो वर्चुअली सर्टन वाली लाइन लिख के देयरफॉर इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट नाउ, अभी लिख लें देयरफॉर इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट नाउ, इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लें। अब लिखें रीइंबर्समेंट वाली बात। नाउ कंपनी शुड रिकॉग्नाइज अ सेपरेट रिसीवेबल ऑफ 9 in balance sheet. Now company should record a separate receivable of 9 in balance sheet. However, in SOCI, however in SOCI, 9 may be presented net ठीक है, 11 को कर दें, 11 में बी प्रेजेंटेड नेट, 11 वो खर्चा है ना। However, in SOCI, 11 may be presented net of reimbursement of 9. आखिरी बात छोटी सी लिखने वाली रह गई है, वो for rupees 3 million a contingent asset will be disclosed. For rupees 3 million a contingent asset will be disclosed because it is probable. For rupees 3 million a contingent asset will be disclosed because it is probable. अच्छा जी, आई कैप का सोल्यूशन जरा मैं पढ़ने लगा हूं। एज ऑन 31 दिसंबर ओएल इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अ लाइबिलिटी ऑफ 5 मिलियन, जिसको हमने पेएबल लिखा है, एंड दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड बाय ओएल। ये आज अजीब सी चीज है, ये वर्चुअली सर्टन टाइप चीज है, लेकिन लाइबिलिटी के केस में बंद करे बुक, sorry. In respect of remaining amount of claim OL, lawyer estimated outflow will be required, so a provision most likely of 6 million shall be made. Further, supplier principally accepted the claim to the extent of 9 million, so it is virtually certain. OL should record a separate asset of 9 million. In SOCI, this may be presented net of reimbursement. Provision of 11 may be presented net of reimbursement. However, recovery of claim to the extent of 3 million is probable. Therefore, a contingent asset would be disclosed, giving brief nature of event and estimate of. लेकिन देखें उसने उसका जिक्र नहीं किया, 18 माइनस 5 माइनस 6, उसने 7 का जिक्र नहीं किया। कभी करता है कभी नहीं करता। चलें बस 2-3 मिनट दें और फिर छुट्टी। ये वाला पास पेपर पढ़ लें।
पास्ट पेपर किधर चले गए? क्वेश्चन, अच्छा ये ना आपने जब रीइंबर्समेंट वगैरह आ जाए तो देखें पहले प्रोविजन को तो बताना है ना, और कंटिंजेंट लायबिलिटी का भी बताना है। ये बताने के बाद वर्चुअली सर्टन का यहां से थोड़ा सा बताना है, और फिर रीइंबर्समेंट वाली को 3-4 जो बातें हैं ना वो साथ बीच में करते हैं। पेज 383, क्वेश्चन 7। A factory worker of industrial chemicals was seriously injured on 10 June 15, 383. ICL or worker seriously injured on 10 June 15 during a production process. Subsequent development in this matter are as follows. साल खत्म होने के 26 दिन बाद, अब ये IS 10 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट के साल के बाद हुआ है। हम छोटी सी एक लाइन डाल के आएंगे कि फाइलिंग ऑफ क्लेम आफ्टर ईयर एंड is an indication of a condition that existed at balance sheet date, therefore it is an, तो ये अब IS 10 टेस्ट हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि 26 जुलाई हमारे साल के बाद की डेट है, और ये डेट देखें 30 जून 15 के पास पास रखेगा, 2-3 महीने के अंदर अंदर आएगा, बड़ा तेज है ये डेट, इसके 2-3 महीने के अंदर अंदर रखता है, इससे ज्यादा आगे नहीं लेके जाता, क्योंकि उसको पता है 2-3 महीने में चीजें फाइनलाइज हो जानी है। अच्छा जी, अगले ने मांगा कितने? 25। एवल्यूशन ऑफ सेफ्टी ऑन द लॉयर्स का ख्याल है कि 60% चांस है, 12 देंगे और 40% चांस है। अब क्या करें? 12 की क्या कर लें? प्रोविजन बनाते ही ये काट दें, और 13 की कॉन्टिंजेंट, इस अटेंड में आई कि अपने कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की अच्छी खासी बहस लिखी हुई है, हालांकि सवाल ने भी बताया नहीं बाकी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, लेकिन ठीक है, अगर इसका हाई चांस है तो इसका लो चांस होगा। एंट्री एक्सपेंस डेबिट 12 की, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, हमने 18 मिलियन का मुंह खोल के दावा किया, जिसमें से उन्होंने अगले साल, वो हाईएस्ट 10 है, इससे कोई फर्क नहीं, एडजस्टिंग इवेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले साल, ये केस तो हमारे साल का चल रहा है ना, जिसमें से उसने 14 मिलियन तो वर्चुअली सर्टन हो गया, और बाकी हम उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, 2 प्रोबेबल है, इसको रिकॉर्ड करना है और इसको डिस्क्लोज करना है, एंड बाकी 2 के बारे में सवाल क्या है? साइलेंट है, देख लेंगे, इसकी बात करनी हुई तो। अब बोले माय डियर, रिसीवेबल डेबिट, खर्चा क्रेडिट, where sum or all of the expenditure to settle a provision, where expenditure to settle a provision is expected to reimburse by another party, is expected to reimburse by another party, the reimbursement shall be recorded when it is virtually certain. हाँ ठीक है, the reimbursement alhamdulillah will be recorded when it is virtually certain. The reimbursement shall be treated as a separate asset. ठीक है, बैलेंस शीट में लग शो कर देंगे, और क्या चाहते हो? The amount recorded for reimbursement shall not be greater than provision. Oh, चलो आगे, एसओसीआई में इनको नेट कर दो, बैलेंस शीट में इनको अलग अलग शो कर देना। चलें जी, नोट कर बोलें, virtually certain is 14 but will be recorded as
12। ये कॉन्सेप्ट आज की क्लास का बेहतरीन था। वर्चुअली सर्टन इज 14 बट विल बी रिकॉर्डेड एज पर पैरा नंबर 53, पैरा 53 के मुताबिक। अच्छा मेरे इधर देखें एक मिनट यार सारे, अगर वैसे ही हमने कोई इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगे होते हैं ना और वो 14 दे देती तो फिर मैंने 14 ही रिसीवेबल बुक करना था। लेकिन जब पेपर में मैंने क्या कहा था, कितनी पार्टीज आ जाएं और इनकी तरफ हम लायबल फील कर रहे हैं और इनसे, तो इसका मतलब है ये लोग बहुत सखी हैं कि 12 के बदले 14 देने को तैयार हैं। तो मैंने कहा था फिलहाल 14 का रिसीवेबल बुक कर लें, अगले साल अगर उन्होंने बात पे कायम रहे और 14 आ गया तो फिर 2 रुपए को अगले साल इनकम में डाल लीजिएगा। जल्दी नोट करें। अच्छा जी, अच्छा अब इधर देखो जरा, आप पहले जो है ना, पहले ये नहीं लिख के आना, ये नहीं लिख के आना, पहले प्रोविजन का पैरा लिख के आना है। There is a present obligation in respect of a past event, which in this case is serious injury of employee, and the past event is this one, serious injury of employee. Therefore, a provision for most likely outcome of 12 million will be recognized in the financial statements as suggested by lawyer. Further, it is an adjusting event. Further, it is an, इतना सभी लिखाएंगे तो काफी है। IAS 10 वाली पूरी अंग्रेजी ICAP नहीं लिख रहा, अगर पूरी अंग्रेजी लिख के आनी है, फर्दर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज फाइलिंग ऑफ केस आफ्टर ईयर एंड रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट, पूरा भी लिखाएंगे तो सही है। ICAP IAS 37 के सवालों में जब IAS 10 डाल रहा है तो बस एक लाइन लिख के आ रहा है इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन पूरी लाइन भी डाली जा सकती है। However, for remaining claim of 13 million, if there is a possibility of payment, so it will be disclosed as a contingent liability, giving brief nature of event and estimate of financial effect. अब जाके वो पैरा खोल लें। If an expenditure for provision is expected to reimbursed by insurance company, then the reimbursement will be, when and only when, छोड़ें आप तो जवाब दे रहे हैं, then reimbursement will be recorded because it is virtually certain to be received as it is principally accepted. So the virtually certain to be received is 14. However, the amount recorded shall be only 12. आप लिख के आए virtually certain is 14. However, amount recorded will be only 12 because the reimbursement shall not exceed the amount of provision. The reimbursement of 12 shall be shown treated as a separate asset in balance sheet. However, in SOCI, the expense relating to provision of 12 may be presented net of reimbursement of 12. इन दोनों को नेट शो कर सकते हैं। और छोटी सी बात और डाल के आनी है, ये वाला रह गया 2, इस 14 और 12 के 2 का कुछ नहीं लिख के आना आप लोगों ने। इस 14 और 12 के 2 का डिफरेंस 2 है, ये अगले साल रिसीवेबल रिसीव हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लें। ये रिसीवेबल में बल्कि हमने डाला ही नहीं, अगले साल मिल जाएगा, इनकम में डाल देंगे जब आएगा। अगले साल पता है होगा क्या कि रिसीवेबल मुझे 14 मिलेगा लेकिन मैंने रिकॉर्ड 12 पे किया होगा, तो अगले साल रिसीवेबल क्रेडिट करूंगा 12 से, कैश डेबिट 14 से, फिर अगले साल के अंदर इनकम 2 रुपए रिकॉर्ड कर लीजिएगा, वो खैर है। फिलहाल इस 2 पे बहस करके आनी है। फर्दर, रिमेनिंग रिसीवेबल ऑफ 2 million इज प्रोबेबल टू बी रिसीव्ड बिकॉज द नेगोशिएशन इज स्टिल गोइंग ऑन, वो लिखा हुआ है। देयरफॉर इट विल बी डिस्क्लोज्ड एज अ कंटिंजेंट एसेट, गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टिमेट ऑफ। जी कितने लोगों को ये ऊपर वाली बातें ऑलरेडी समझ आ गई थी? अब लिखने वाला चैलेंज रह गया। वो प्रोविजन वाली अंग्रेजी पहले लिखी है हमने, फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी
वाली अंग्रेजी लिखी है, तीसरे नंबर पे ये वाली अंग्रेजी लिखी है, और चौथे नंबर पे ये छोटी सी चीज बच गई थी दो, इसके बारे में लिखना है। और अगर किसी के पास टाइम है तो इसके बारे में लिख के आना है कि इफ इट इज पॉसिबल और रिमोट, फिर भी कुछ भी नहीं करना, दोनों सूरतों में कुछ नहीं करना। आपको पता है ना, इस चीज में तो कुछ भी नहीं करते। और इसका क्या करना है, ऑन रिप्रेजेंटेशन में लेबर यूनियन मैनेजमेंट सोच रही है कि 15 लाख रुपए इसको और भी दे दें, जो ऊपर हमने देने हैं इसके अलावा हम सोच रहे हैं इसको 15 लाख और दे दें, क्योंकि लेबर यूनियन वाले भी आ गए हैं, वो कह रहे हैं यार 15 लाख रुपए इसको और दे दो, कंसिडरिंग टू पे। तो इस पे वो लिख के आने हैं, वो नहीं लिखते होते थे, इस पे वो नहीं लिखते होते थे, ये जो लिखते होते थे पेज 349 का टॉप, द ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट अमाउंटिंग टू 1.5 million इज नीदर अ लीगल नॉर अ कंस्ट्रक्टिव एज इट इज येट नॉट कम्युनिकेटेड, सो देयर इज नो वैलिड एक्सपेक्टेशन, देयरफॉर नो प्रोविजन और डिस्क्लोजर इज। ये वो जो ट्रक वाली बात याद की हुई थी पहले दिन। चलें जी, कितने लोगों ने इन दोनों सवालों में प्रोविजन और रिसीवेबल सही सोचा था? माशाल्लाह।